हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं छोटा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कल की जगह आज ही कर रहा हूँ। अगर इस पे व्यू आते तो मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूंगा। आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आगे के एपिसोड के लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू। सोचते हुए तुम्हारा दिल चिरचिर हो गया, मुंह से ताजा खून निकल पड़ा जो मेहमान खाने की सफेद कारपेट पर गिरकर और भी ज्यादा चुभ रहा था। तुम दिल टूटने से बेहोश होकर गिर पड़े। हांगचिंग सेंट्रल अस्पताल में लियू रुएन को अभी तक पता नहीं कि वो पूरे हांगचिंग की चर्चा का केंद्र बनने वाली है। वो ये फान के बिस्तर के पास खड़ा था, हाथ में हाथ डालकर बिस्तर पर पड़े इस फिक्रमंद और पीले पड़े चेहरे वाले ये फान को देख रहा था। सौभाग्य से ये फान ठीक था, बस कुछ खरोंचें थीं, अंदर कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसे जोर से टक्कर लगी थी और अब तक बेहोशी की हालत में था। लियू रुएन ने 2 घंटे से ज्यादा समय तक बिस्तर के पास आंखें तक नहीं झपकाईं। उसे पता ही नहीं था कि चेन परिवार के पुराने घर में क्या हुआ था। नहीं उसे यह समझ में आया कि यह फान पूरे हांगचेंग का मशहूर शख्स बन चुका है, लेकिन यह प्रसिद्धि कुछ खास अच्छी नहीं थी। पहले जब वो अस्पताल आया था ये फान से मिलने, तो उसकी तस्वीरें और बातें ऑनलाइन वायरल हो गई थी। ऑनलाइन चर्चा में लोग उनकी दोनों की प्यार भरी और सराहनीय कहानी की तारीफ कर रहे थे। इंटरनेट पर लोग एक तरफ लियू रुयान की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी मौत तक साथ निभाने वाली मोहब्बत की भी दाद दे रहे थे। ये बात जल्दी ही वायरल हो गई। पूरे इंटरनेट पर लोगों की शुभकामनाएं आ रही थी, लेकिन बात जल्दी ही पलट गई। जो लोग तुम्हारे सगाई समारोह में शामिल हुए थे उन्हें सच पता था। उन्होंने ऑनलाइन एक अलग कहानी बताई। मैं तो कहता हूँ ये सब बकवास और बेकार की बातें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लड़की लियू रियान है जो लियू परिवार की बड़ी बेटी है, और अस्पताल में जो है वो उसकी असिस्टेंट ये फान है। आज की रात उसकी और चेन परिवार के बेटे की सगाई की पार्टी थी। उसने शादी के मौके पर अपने मंगेतर चेनमो को छोड़ दिया और शादी की ड्रेस पहनकर अस्पताल आई, ताकि वो अपनी छुपी हुई प्रेमिका से मिल सके, न कि अपने बॉयफ्रेंड से। ऐसे धोखेबाज जोड़े को देखकर तुम लोग यहाँ उनकी बधाई दे रहे हो, मैं आंखें मूंद बैठा हूँ। तुम्हारी वजह से तो मुझे उल्टी तक आ गई। एक नेटिजन ने तुम्हारे लियू रुयान और ये फान की पूरी बात इंटरनेट पर शेयर कर दी। साथ ही सगाई पार्टी की तस्वीरें भी पोस्ट कर दी। तस्वीरों में तुम अकेले स्टेज पर खड़े हो, चेहरा गम और हताशा से भरा हुआ, और स्टेज के पीछे लगे स्क्रीन पर लियू रियान की वो तस्वीर दिख रही थी, जिसमें वो पजामे में ये फान के साथ कमरे में है। सबूत साफ और तर्क स्पष्ट है, लियू रियान ने ये फान के साथ विश्वासघात किया है। इतना सब होने के बाद इंटरनेट पर माहौल पलट गया। लियू रियान को नहीं पता था कि ऑनलाइन हंगामा मचा हुआ है। वह अस्पताल पहुंचते ही अपना फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि बार बार कॉल आ रहे थे। उसे ये बात ये फान के आराम में खल जाएगी, इसलिए उसने फ़ोन बंद करना बेहतर समझा। एक और वजह यह भी थी कि उसे नहीं पता था कि परिवार और चेन परिवार को कैसे समझाए, इसलिए उसने फ़ोन बंद करके थोड़ी शांति चुनी। उसकी नज़र में चुप रहना अभी के लिए सबसे अच्छा था, क्योंकि ये सब सुनना उसके लिए मुश्किल था। उसने सोचा कि घर लौटकर जब वह सबको सामने समझाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर चुप रहना मतलब गुस्सा नहीं करना और उसे माफ़ करना था, तो लियू जिया उसे दोष नहीं देगा। बस सही वक्त आने पर वह चुप से माफ़ी मांगवाएगी। कौन कहता है कि वो रानी है और तुम उसके रक्षक हो। इस बार साफ दिख रहा था कि उसने ज्यादा सोचा। उसका रक्षक तो मर चुका है, जिसे उसने खुद मारा था। लियू रियान अब भी सपने देख रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। लियू रियान डर गई और बिस्तर पर पड़े ये फान भी डर के मारे चौंक गया, पर फिर भी नहीं जागा। लियू रियान डर के मारे चुप थी, तभी कोई आया। वो इतना घबराया हुआ था कि येफन की हालत पर ध्यान नहीं दिया। आने वाला था किन्ह, जो कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ गंभीर चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ। लियू रुयान ने उसे देख लिया तो आराम महसूस किया। तुम यहाँ कैसे? लियू रुयान ने ठंडी आवाज में पूछा। उसके बोलने में पिता के लिए कोई इज्जत नहीं थी। किन्हें शायद इस बात का आदी था। गुस्सा भी नहीं हुआ, धीरे से बोला, रुयान, तुम्हारी दादी को गुस्से से बेहोशी आई है, वो अभी तुम्हारे बगल वाले कमरे में लेटी है। जल्दी जाओ और देखो। किन्ह की बात सुनकर लियू रुयान ने तुरंत येफन का हाथ छोड़ दिया और उठ खड़ी हुई। दादी गुस्से से बेहोश कैसे हो गई? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चुप्पी क्यों थी? इतनी छोटी बात भी संभाल नहीं पाए और दादी को बेहोशी तक पहुंचा दिया। क्या तुमने दादी को पहले शांत करने की कोशिश की? वो कहाँ है? मेरे साथ आई क्या? मुझे उससे अच्छे से पूछना होगा कि उसने ये सब कैसे संभाला। लियू रुयान का चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी शक्ल ठंडी और गुस्से से भरी थी। उसकी बातों में शिकायत साफ झलक रही थी। उसने किन्ह की तरफ तक नहीं देखा और बिना रुके कमरे से बाहर निकल गई दादी से मिलने। वो सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल रही थी। कभी ये नहीं सोचा कि शायद वो खुद ही शादी से भाग गई थी, इसलिए बात की सारी परेशानियां हुई, और वो अभी ये भी नहीं जानती कि तुम येफन के साथ हो जब उसने फैसला किया था। क्विन हाई पहले ही मंगनी तोड़ने का ऐलान कर चुका था, लेकिन उसने ये बात येफन को नहीं बताई।
उसने बस बेड पर पड़े यफन की तरफ एक तिरछी नज़र डाली और तंज भरे लहजे में बोला, अरे छोड़ो, ये सब ड्रामे मत करो। ये सारे नाटक तो मैं पहले सिन्हा के साथ खेल चुका हूँ। यफन बेड पर पड़ा रहा, बिल्कुल शांत, जैसे सच में बेहोश हो गया हो। तुम भी अपना नाटक जारी रखो, क्विन हाई ने कहा। शायद उसने कुछ समझ लिया था, लेकिन उसने सीधे सच नहीं बताया। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, तुम दोनों यहीं रुको और उसे देखो। उसे कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं जाने देना। कहकर क्विन हाई भी बाहर निकल गया। इसी वक्त बेड पर पड़ा यफन की पलकों में हल्की सी हरकत हुई, जैसे वो बाहर की स्थिति देखने के लिए अपनी आंखें खोलना चाहता हो। उसने एक पलक के बीच की दरार से देखा तो दो बड़े से काले साए दिखे। डर के मारे उसने फिर से बेहोशी का नाटक करना शुरू कर दिया। लियू यान दरवाजे के बाहर आई। सचमुच पड़ोसी वीआईपी वार्ड के बाहर लियू परिवार के बॉडीगार्ड्स खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। जब वो वार्ड में गई तो देखा कि बूढ़ी दादी बेड पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने तुरंत अपनी दादी के करीब खड़ी नौकरानी वांग माँ से पूछा, दादी को क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया? वांग माँ कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुक गई। वह लियू परिवार में 50 साल से काम कर रही थी और लियू हुईक्विन के साथ बचपन से ही रही थी। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि लियू रुयान ऐसा बुरा काम करेगी, लेकिन अब सच सामने था। लियू परिवार की बड़ी बेटी ने मंगेतर छोड़कर अस्पताल आना चुना, वो भी अपने असिस्टेंट से मिलने, और वो भी मंगनी के जश्न के दिन। वांग माँ ने एक बार लंबी सांस ली और धीरे से कहा, बड़ी बेटी के घर के मुखिया को इतना गुस्सा आया कि उनका दिल ही कमजोर पड़ गया और वे बेहोश हो गए हैं। चिंता मत करो, थोड़ी देर में वे होश में आ जाएंगे। लियू रुयान कुछ और पूछने ही वाली थी कि बेड पर पड़ी लियू हुईक्विन ने आवाज सुनकर अपनी आंखें खोल लीं। वांग माँ ने तुरंत दौड़कर उन्हें सहारा दिया और लियू रुयान भी मदद करने लगी। दादी, आप ठीक हैं? अभी कैसा महसूस हो रहा है? कोई जवाब नहीं आया। तुम तो बेहोश हो गई, क्या वो तुम्हारे पीछे नहीं आई? लियू रुयान ने अपनी शादी से भागने की बात बिल्कुल नहीं छेड़ी। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी दादी इसी वजह से बेहोश हो गई थी। वो उल्टा ये सोचती थी कि चेन मो ने अपनी दादी का ख्याल नहीं रखा। दादी अस्पताल तक पहुंच गई, लेकिन वह खुद नहीं आई। तभी लियू हुईचिन ने लियू रुयान को धक्का देते हुए नफरत से कहा, मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे जैसी पोती नहीं चाहिए। अब लियू रुयान को पता चल गया कि मामला सामने आ गया है, लेकिन उसने बेपरवाही भरा चेहरा बनाए रखा। दादी, आप क्या कह रही हैं? ये तो सिर्फ सगाई की पार्टी है, बाद में दूसरी पार्टी कर लेंगे। चेनमो को मैं समझा दूंगी, अभी फ़ोन करके मना भी लूंगी। कहते हुए लियू रुयान ने फ़ोन निकालकर चेनमो को कॉल करने लगी, लेकिन लियू हिचिन ने तुरंत उसे रोका। उसे पता था कि लियू रुयान को अभी बाहर क्या हुआ कुछ पता नहीं है। चेनमो ने सगाई तोड़ दी है। अगर लियू रुयान ऐसे ही फ़ोन करेगी तो फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि चेनमो और गुस्सा हो जाएगा और मामला बिगड़ सकता है। पहले फ़ोन मत करो, मेरी बात सुनो, लियू हिचिन ने कहा। इस बार लियू रुयान ने दादी की बात नहीं टाली और फ़ोन वापस जेब में रख दिया। दादी, आप बोलिए। लियू हुईचिन बिस्तर के पास झुकी और वांग माँ से कहा कि वह बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दे। जब वांग माँ चली गई तो कमरे में सिर्फ लियू हुईचिन और लियू रुयान रह गई। लियू हुईचिन का चेहरा अचानक बदल गया और वह